नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, द सोमरटन मैन। हाँ, एक ऐसा केस जो मतलब ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने, सबसे उलझे हुए अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। सोचो 70 साल से ज्यादा हो गए लेकिन ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। एक कहानी जो सुनने वालों को ना सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल। जरा इमेजिन कीजिए, दिसंबर 1, 1948, एडिलेड का सोमरटन बीच। सुबह सुबह समंदर के किनारे एक आदमी की लाश मिलती है। और लाश भी कैसे? एकदम साफ सुथरे कपड़ों में, नीटली ड्रेस्ड, जैसे किसी पार्टी से लौटा हो। हाँ, पर उसके पास अपनी पहचान का कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं। एक अनजान चेहरा, एक बेनाम इंसान। और बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जिसमें सब कुछ है। सीक्रेट कोड्स जो आज तक डिकोड नहीं हुए। हाँ। एक अनजान जहर जिसका पता नहीं चला। शायद कोई अधूरी प्रेम कहानी हो सकता है। और हाँ, जासूसी का एंगल भी। कोल्ड वॉर का जमाना था तो शक होना तो लाजमी है। ये किसी डिटेक्टिव नॉवल जैसा लगता है, पर है बिल्कुल असली। तो चलो इस अजीब केस की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं क्या कुछ सामने आता है। हाँ, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस शाम से जब ये सब शुरू हुआ। 30 नवंबर 1948 की शाम सोमरटन बीच पर कुछ लोगों ने इस आदमी को देखा था। हाँ, शाम करीब 7 बजे एक कपल ने उसे सी वॉल के सहारे बैठे देखा। सूट पहना हुआ था, पॉलिश्ड शूज, मतलब बीच पर ऐसे कपड़े, थोड़ा अजीब तो लगा उन्हें। ऐसा लग रहा था जैसे थका हुआ हो या शायद हाँ, थोड़ा नशे में। हाँ, और एक कपल ने तो बाद में बताया कि उन्होंने उसके चेहरे के पास मच्छर भी देखे, पर वो आदमी बिल्कुल बेखबर था, जैसे गहरी नींद में हो। और किसी ने मजाक में कहा भी, ही मस्ट बी डेड टू द वर्ल्ड। सोचो, कितनी आयरोनिक बात है ये, क्योंकि अगली सुबह 1 दिसंबर करीब 6:30 बजे वही आदमी उसी जगह उसी पोजीशन में मिला, पर इस बार वो सच में डेड टू द वर्ल्ड था। बॉडी बिल्कुल ठंडी थी। कोई जाहिरी चोट का निशान नहीं, कोई हाथापाई या स्ट्रगल के साइंस नहीं, बस एक अनलिट सिगरेट उसके कॉलर पर ऐसे गिरी हुई थी जैसे शायद होंठों से फिसल गई हो या वो जलाने ही वाला था। पुलिस पहुंची, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जेब में क्या मिला? हाँ देखो, एक अनयूज्ड ट्रेन टिकट मिला एडिलेड से हेनली बीच का। ठीक है। एक यूज्ड बस टिकट जो शायद स्टेशन से बीच तक का था। ओके। कुछ च्युइंग गम, एक माचिस की डिब्बी, 2 कंघी, एक प्लास्टिक की, एक एल्यूमिनियम की, जो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में कॉमन नहीं थी, शायद अमेरिकन थी। अच्छा, एल्यूमिनियम वाली। हाँ, और एक सस्ता सा आर्मी क्लब सिगरेट का पैकेट जिसके अंदर महंगी कैनसीटा सिगरेट्स रखी हुई थी। अरे, ये अजीब है ना, लोग अक्सर उल्टा करते हैं, महंगे पैकेट में सस्ती सिगरेट रखते हैं। ये उल्टा क्यों? चान या स्टेटस छुपाना चाह रहा था, लो प्रोफाइल रहने की कोशिश। हो सकता है, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, ना कोई वॉलेट, ना पैसे, ना कोई आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी नहीं जिससे पता चले कि आदमी कौन है। और उसके पहने हुए कपड़ों से, मतलब सूट से लेकर शर्ट तक, सारे मेकर्स लेबल्स काट दिए गए थे। क्या बात कर रहे हो? सारे सिवाय एक के। हाँ। और एक पैंट की जेब में एक अजीब से ऑरेंज रंग के धागे से रिपेयर किया हुआ था। वो धागा भी ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता था। बाप रे, तो ये सवाल सबके दिमाग में था, आखिर ये आदमी है कौन? फिर हुआ पोस्टमार्टम। रिपोर्ट में पता चला कि आदमी की उम्र 40-45 साल के बीच थी, हाइट 5 फुट 11 इंचेस, अच्छी खासी बॉडी थी, मतलब ब्रॉड शोल्डर्स, मस्कुलर बिल्ड, आंखें हल्की भूरी ग्रे, क्लीन शेवन था। और हाथों पर कोई मेहनत के निशान नहीं थे, जैसे कोई ऑफिस वर्कर हो या जिसका काम मैनुअल लेबर वाला ना हो। और कुछ अजीब फिजिकल डिटेल्स भी सामने आई, जैसे उसके पैरों के अंगूठे थोड़े पॉइंटेड वेज शेप थे। एक एक्सपर्ट ने कहा जैसे कोई पॉइंटेड या हाई हील्ड शूज पहनने का आदी हो। है आदमी और हाई हील शूज, अजीब है ना? और उसके काफ मसल्स यानी पिंगलियां काफी डेवलप थे। एक पैथोलॉजिस्ट ने तो स्पेक्युलेट किया, क्या वो कोई प्रोफेशनल डांसर था या शायद कोई एथलीट? हो सकता है। और दांतों में भी एक अनोखी बात थी। हाँ, बताओ। सामने के 2 दांत, लैटरल इंसाइजर्स, बचपन से ही नहीं थे। ये एक जेनेटिक ट्रेट हो सकता है, और उनकी जगह केनाइन टीथ आ गए थे। इसके अलावा भी कुछ दांत मिसिंग थे। ये डिटेल्स शायद पहचान में मदद कर सकती थीं, पर किसकी पहचान, यही तो सवाल था। अब आते हैं मौत के कारण पर। ऑफिशियली कॉज ऑफ डेथ क्या था? अनडिटर्मिन्ड, मतलब पता नहीं चला। दिल ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन ऑटोप्सी में दिल बिल्कुल हेल्दी मिला। तो फिर? हाँ,
स्प्लीन नॉर्मल से 3 गुना बड़ा था और लिवर में ब्लड जमा हुआ था, कंजेस्टेड था। स्टमक में भी ब्लड के ट्रेसेस मिले। ये सब साइंस पॉइजनिंग की तरफ इशारा कर रहे थे। अच्छा, पॉइजनिंग। हाँ, पर जब टेस्ट किए गए कॉमन पॉइजन्स के लिए, जैसे साइनाइड्स, बार्बिचुरेट्स, एल्कलॉइड्स, तो कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ड्वायर को पूरा यकीन था कि ये नेचुरल डेथ नहीं थी। उनका कहना था कि अगर जहर दिया गया है तो वो कोई बहुत ही रेयर या ऐसे टाइप का होगा जो बॉडी में जल्दी घुल जाता है और डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। अरे बाप रे, मतलब कोई अनडिटेक्टेबल पॉइजन। एग्जैक्टली। एक फार्माकोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर सेड्रिक स्टैंटन हिक्स। उन्होंने तो इनक्वेस्ट में जज को एक पेपर पर 2 ऐसे ही रेयर पॉइजन्स के नाम लिख कर दिए, डिजिटैलिस और स्ट्रोफैंथिन। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये दिल पर असर करते हैं और ऑटोप्सी में इनका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है, खासकर अगर कुछ टाइम बीत गया हो। स्ट्रोफेंथैन तो हिस्टोरिकली एरो पॉइजन की तरह भी यूज हुआ है। बाप रे, एरो पॉइजन। हाँ, लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरीज थीं, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। तो सवाल वही था, सुसाइड था या मर्डर? केस और उलझता गया। जनवरी 1949 में, यानी बॉडी मिलने के लगभग 1.5 महीने बाद, पुलिस को एडिलेड रेलवे स्टेशन के क्लोक रूम से एक ब्राउन रंग का सूटकेस मिला। और ये सूटकेस 30 नवंबर को जमा करवाया गया था, उसी दिन जब सोमरटन मैन एडिलेड में देखा गया था और उसने स्टेशन से बीच का बस टिकट यूज किया था। मतलब कनेक्शन पक्का था। हाँ, और इस सूटकेस ने केस को एक नया मोड़ दिया, क्योंकि इसके अंदर से मिला वही अजीब ऑरेंज रंग का वैक्स्ड थ्रेड। अरे, वही धागा जो सोमरटन मैन की पैंट के जेब की रिपेयर में यूज हुआ था। ये एक पक्का कनेक्शन था। सूटकेस में कुछ कपड़े थे, टॉयलेटरीज, एक इलेक्ट्रिशियन वाला स्क्रूड्राइवर, एक चाकू जिसे आगे से तेज किया गया था। चाकू तेज किया हुआ? हाँ, और एक स्टेंसिल ब्रश जैसा सामान पर निशान लगाने के लिए कार्गो शिप्स पर यूज होता है। स्टेंसिल ब्रश, ये सब क्या इशारा कर रहा था? पता नहीं। और इस सूटकेस के साथ भी वही कहानी थी। अंदर के कपड़ों से भी सारे आइडेंटिटी टैग्स और लेबल्स हटा दिए गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोमरटन मैन के पहने हुए कपड़ों से हटाए गए थे। कितना सिस्टमैटिक था ना। हाँ यार, लेकिन 3 चीजों पर नाम लिखा था, कीन बिना ई के, या टी कीन। हाँ, पुलिस को लगा शायद ये जानबूझकर गुमराह करने के लिए छोड़ा गया है। उन्होंने टी कीन नाम से मिसिंग पर्सन्स की नेशन वाइड सर्च की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर निशान मिटाना चाह रहा हो, पर पीछे कुछ अधूरे क्लूज छोड़ गया हो, या शायद एक की नेम ही एक मिसडायरेक्शन था। बिल्कुल। केस थोड़ा ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन फिर अप्रैल 1949 में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। क्या? प्रोफेसर क्लीलैंड, जो दोबारा बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे, उन्होंने सोमरटन मैन की पैंट में एक छोटी सी छिपी हुई जेब, जिसे फॉब पॉकेट कहते हैं। हाँ, घड़ी रखने वाली जेब। हाँ, शायद उसमें एक बहुत टाइटली रोल किया हुआ कागज का टुकड़ा ढूंढ निकाला। पहले के एग्जामिनर्स ने इसे नोटिस ही नहीं किया था। अरे, क्या था उस पे? इतना टाइटली रोल किया गया था कि उसे निकालने में भी मेहनत लगी। और उस छोटे से कागज पर टाइप किया हुआ था सिर्फ 2 शब्द, तमाम शुद्ध। तमाम शुद्ध, ये क्या मतलब है? पुलिस ने पता लगाया कि ये एक पर्शियन फ्रेज है जिसका मतलब होता है इट इज एंडेड या इट इज फिनिश्ड। इट इज एंडेड? हाँ, और ये फ्रेज 12th सेंचुरी के मशहूर शायर ओमर खयाम की किताब द रुबाइयत की बिल्कुल आखिरी लाइन है। इट इज एंडेड? इससे तो सुसाइड थ्योरी को काफी बल मिला होगा। हाँ, ऐसा लगा जैसे वो आदमी अपनी जिंदगी खत्म करने का संदेश दे रहा हो। लेकिन पुलिस अभी भी श्योर नहीं थी। डिटेक्टिव लियन का मानना था कि हो सकता है ये पेपर कातिल ने रखा हो, गुमराह करने के लिए। तो इस क्लू ने भी मिस्ट्री सॉल्व करने के बजाय और बढ़ा दी। पहचान अब भी लापता थी। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जुलाई 1949 में एक और अजीब इत्तेफाक हुआ। एक और बताओ। एक लोकल आदमी पुलिस के पास उमर खयाम की द रुबायात की एक कॉपी लेकर पहुंचा। उसने बताया कि ये किताब उसे अपनी कार की बैक सीट पर मिली थी। कार में? कैसे? उसने बताया कि कार सोमरटन बीच के पास ही पार्क की थी, लगभग उसी वक्त जब बॉडी मिली थी। एंड नवंबर या अर्ली दिसंबर 1948 में कार अनलॉक थी। अरे! और उस किताब में क्या था? जब पुलिस ने उस किताब को देखा तो उनके होश उड़ गए। उस किताब का आखिरी पन्ना, जहां तमाम शुद्ध लिखा होना चाहिए था, वो फटा हुआ था। क्या? फटा हुआ? हाँ,
और जब उस फटे हुए हिस्से को सॉमरटन मान की जेब से मिले तमाम शुद्ध वाले टुकड़े से मिलाया गया तो वो परफेक्टली मैच कर गया। पेपर एक्सपर्ट ने भी कंफर्म किया कि ये उसी किताब का हिस्सा है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा कनेक्शन था। मतलब वो किताब सॉमरटन मैन की ही थी? लगता तो यही है। अब ये पक्का था कि सॉमरटन मैन का इस स्पेसिफिक किताब से कोई ना कोई लिंक जरूर था, लेकिन इस किताब ने मिस्ट्री को सॉल्व करने के बजाय और गहरा कर दिया। क्यों? क्या था उसमें? क्योंकि इस किताब के बैक कवर पर पेंसिल से हल्का सा कुछ लिखा हुआ था, एक फोन नंबर जो अनलिस्टेड था। अनलिस्टेड नंबर? हाँ, और उसके नीचे कुछ कैपिटल लेटर्स 5 लाइंस में जो एकदम सीक्रेट कोड जैसे लग रहे थे। दूसरी लाइन को काटा भी हुआ था। अब ये कोड क्या था? कोड मतलब जैसे कोई सीक्रेट मैसेज? एग्जैक्टली। पुलिस ने फौरन वो फोन नंबर ट्रेस किया और वो नंबर निकला एक लोकल नर्स का, जिसका नाम था जेसिका एलन टॉमसन। नर्स का? हाँ, और वो सॉमरटन बीच के बहुत पास ही रहती थी। पुलिस को लगा बस अब केस सॉल्व होने वाला है, जरूर इस नर्स का सॉमरटन मैन से कोई कनेक्शन होगा। हाँ बिल्कुल, मिला कनेक्शन। लेकिन जब पुलिस जुलाई 1949 में जेसिका थॉमसन, जिसे बाद में रिपोर्ट्स में जेस्टिन जैसे सूडोनिम से भी रेफर किया गया, के घर पहुंची तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो सॉमरटन मैन को जानती है या उसने वो किताब देखी है। इनकार कर दिया? फोन नंबर उसका था? हाँ, उसने ये माना कि उसने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम द रुबायात की एक कॉपी एक आर्मी लेफ्टिनेंट एल्फ बॉक्सल को जरूर दी थी और उस पर जेस्टिन साइन भी किया था। अच्छा, एल्फ बॉक्सल। तो पुलिस ने सोचा होगा यही है सॉमरटन मैन? बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने एल्फ बॉक्सल को ढूंढा तो पता चला वो तो जिंदा है, न्यू साउथ वेल्स में रह रहा है। अरे, जिंदा? हाँ, और उसके पास जेसिका की दी हुई रुबायत की कॉपी भी थी, बिल्कुल सही सलामत, पेज फटा हुआ नहीं था, और उस पर जेसिका का इंस्क्रिप्शन भी था। तो ये एक और डेड एंड निकला। सॉमरटन मैन के पास जो किताब थी वो बॉक्सॉल वाली नहीं थी। बाप रे। तो फिर जेसिका का क्या? तो पुलिस फिर जेसिका के पास गई। उसके पड़ोसियों ने बताया था कि हाँ, बॉडी मिलने से कुछ वक्त पहले एक अनजान आदमी ने उनसे जेसिका के बारे में पूछा था। अच्छा। और जब पुलिस ने जेसिका को सॉमरटन मैन के चेहरे का प्लास्टर कास्ट दिखाया, हाँ, क्या हुआ तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एकदम से घबरा गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया जैसे बेहोश हो जाएगी। डिटेक्टिव लीन ने अपने नोट्स में लिखा कि वो कंप्लीटली टेकन अबैक थी। वहां मौजूद एक टैक्सीडर्मिस्ट ने भी बाद में कहा कि ये साफ था कि वो उसे पहचानती थी, लेकिन फिर भी इनकार कर दिया। हाँ, फिर भी जेसिका थॉमसन ने पुलिस के सामने यही कहा कि वो उसे नहीं जानती। उसने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि उसका नाम इस केस से दूर रखा जाए ताकि उसकी फैमिली को शर्मिंदगी ना हो। पुलिस उस वक्त मान भी गई। पर उसका वो रिएक्शन, वो झूठ, आखिर वो क्या राज छुपा रही थी? ये सवाल आज तक इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। केस इसके बाद सालों तक ठंडा पड़ा रहा। फाइलें बंद होती रहीं, खुलती रहीं, पर थ्योरीज और स्पेक्यूलेशन कभी बंद नहीं हुई। और वो कोड, उसका क्या हुआ? सबसे बड़ा एनिग्मा तो वही था, वो कोड जो रुबायात में मिला था। 5 लाइंस, अजीब से कैपिटल लेटर्स, एक लाइन कटी हुई, बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स, यहाँ तक कि नेवल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स ने भी कोशिश की, पर कोई उसे डिकोड नहीं कर पाया। कोई भी नहीं? नेवल इंटेलिजेंस भी नहीं? नहीं। उनका कहना था कि इतने कम टेक्स्ट से कोड तोड़ना लगभग नामुमकिन है, या शायद किसी पोएम के पहले अक्षर हो सकते हैं या कुछ और। और इसी कोड ने सबसे ज्यादा हवा दी स्पाई थ्योरी को। बिल्कुल। कोल्ड वॉर का दौर था। ऑस्ट्रेलिया में वूमरा रॉकेट रेंज पर सीक्रेट मिसाइल टेस्ट चल रहे थे। सॉमरटन बीच एडिलेड में है, जो वूमरा से बहुत दूर नहीं। सही बात है। एक अनजान आदमी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, जिसके कपड़ों से लेबल हटाए गए, जो शायद जहर से मारा गया, और उसके पास एक अनब्रेकेबल कोड। ये सब एक स्पाई थ्रिलर की परफेक्ट रेसिपी लगती थी। हाँ बिल्कुल। क्या वो कोई रशियन स्पाई था या अमेरिकन? कौन जाने। और जेसिका थॉमसन का एंगल इस थ्योरी को और इंट्रीगिंग बनाता था। उसकी बेटी केट ने बताया कि जेसिका रशियन बोल सकती थी, पर उसने कभी ये नहीं बताया कि उसने कब और क्यों सीखी। अच्छा, रशियन? हाँ, एल्फ बॉक्सॉल का भी बैकग्राउंड थोड़ा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ा हो सकता है। तो क्या सॉमरटन मैन कोई स्पाई था? क्या जेसिका डबल एजेंट थी? ये सब सवाल उठते रहे। एक और पॉपुलर थियरी थी जिल्टेड लवर की। हाँ, कि क्या सॉमरटन मैन जेसिका का पुराना प्रेमी था? शायद सिडनी से एडिलेड आया था उससे मिलने, और रिजेक्शन मिलने पर उसने सुसाइड कर दिया। तमाम शुड, इट इज एंडेड।
इस कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठता है। हो सकता है। और फिर जेसिका का बेटा रॉबिन थॉम्सन, जो 1947 में पैदा हुआ था, जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शक्ल और कुछ फिजिकल ट्रेट्स जैसे कान का एक रेयर पैटर्न और वही मिसिंग लैटरल इंसाइजर्स सॉमरटन मैन से काफी मिलते जुलते थे। सच में ये तो बड़ा कोइंसिडेंस है ना? और रॉबिन एक प्रोफेशनल बैले डांसर बना। क्या सॉमरटन मैन के डेवलप्ड काफ मसल्स का कनेक्शन यहाँ था? अरे हाँ, वो डांसर वाली बात। हाँ, ये कोइंसिडेंसेस काफी स्ट्रांग थे, लेकिन प्रूफ कोई नहीं था। इसके अलावा थ्योरीज थीं कि वो कोई स्मगलर हो सकता है, या WWI के बाद का कोई डिस्प्लेस्ड पर्सन, या बस एक बदकिस्मत इंसान जो किसी गलत चक्कर में फंस गया। सालों तक बस यही अटकलें चलती रहीं। फिर आया साल 2022। टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और इस केस में एक पोटेंशियल ब्रेक थ्रू हुआ। हाँ, प्रोफेसर डेरिक एबट, जो इस केस से इतने फैसिनेटेड थे कि उन्होंने इस पे रिसर्च करते हुए जेसिका थॉम्सन की पोती से ही शादी कर ले। क्या बात है, डेडिकेशन है ना? उन्होंने अमेरिकन फोरेंसिक जीनियोलॉजिस्ट कॉलिन फिट्जपैट्रिक के साथ मिलकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने सॉमरटन मैन के प्लास्टर कास्ट में फंसे हुए कुछ बालों से DNA निकालने में सफलता हासिल की। बालों से DNA इतने सालों बाद? हाँ, हेयर DNA था जो बहुत डिग्रेडेड था, पर एडवांस्ड टेक्निक्स और जीनियोलॉजिकल डेटाबेसेस का इस्तेमाल करके उन्होंने लगभग 4000 लोगों का फैमिली ट्री बनाया और उसके जरिए सॉमरटन मैन की आइडेंटिटी का पता लगाने का दावा किया। और कौन निकला वो? उनके मुताबिक सॉमरटन मैन का नाम था कार्ल चार्ल्स वेब, एक 43 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इंस्ट्रूमेंट मेकर जो 1905 में मेलबर्न में पैदा हुआ था। कार्ल वेब, तो नाम मिल गया आखिरकार। हाँ, उनके दावे के अनुसार। और कार्ल वेब का बैकग्राउंड भी इस केस की तरह ही थोड़ा अजीब था। कैसा? उसने 1941 में डॉरथी रॉबर्टसन नाम की एक महिला से शादी की थी, पर उनकी शादी खुशहाल नहीं थी। डिवोर्स पेपर्स के अनुसार वेब मूडी था, कभी-कभी वायलेंट भी हो जाता था। 1946 में उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। ओह। उसकी पत्नी डॉरथी उसे सितंबर 1946 में छोड़कर चली गई और बाद में साउथ ऑस्ट्रेलिया के ब्यूट टाउन में रहने लगी, जो एडलेड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कार्ल वेब अप्रैल 1947 के बाद से रिकॉर्ड से पूरी तरह गायब था। गायब? अब कहाँ था वो? पता नहीं, बिल्कुल गायब। और इस आइडेंटिफिकेशन से कुछ पुराने क्लूज के पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं। जैसे वेब फुटबॉल खेलता था, तो शायद इसलिए उसके काफ मसल्स डेवलप्ड थे। हाँ, हो सकता है। सूटकेस में टी कीन नाम के कपड़े। अच्छा। उसका एक ब्रदर इन लॉ था, थॉमस कीन। अच्छा। तो कीन कनेक्शन मिल गया। शायद कपड़ों से टैग्स हटाना, हो सकता है उसे टैग्स चुभते हों, सेंसरी इशू हो। और वो कोड, वेब को घुड़सवारी पर बेट लगाने का शौक था और वो कविता भी लिखता था। तो क्या कोड हॉर्स नेम्स के इनिशियल्स थे या उसकी कविता के नोट्स? ये सब तो फिट बैठ रहा है। और एडलीड आने का रीजन? शायद अपनी अलग हुई पत्नी डॉरथी को ढूंढने, जो पास के ब्यूट टाउन में थी। ये सब सुनने में काफी प्लॉजिबल लगता है। ऐसा लगा कि 74 साल बाद आखिरकार मिस्ट्री सॉल्व हो ही गई। सॉमरटन मैन को एक नाम मिल गया, कार्ल वेब। लेकिन क्या सच में सब कुछ सॉल्व हो गया? यही तो इस केस की सबसे बड़ी आयरनी है। जैसे ही लगा कि जवाब मिल गया, नए सवाल खड़े हो गए। कौन से सवाल? सबसे बड़ा सवाल, साउथ ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने मई 2021 में सॉमरटन मैन की बॉडी को बाकायदा एक्सह्यूम किया था DNA एनालिसिस के लिए। हाँ, किया था। उनके पास तो बोन्स से मिला है, बेहतर क्वालिटी का DNA सैंपल है। तो फिर उन्होंने अब तक, यानी 2022 के दावे के काफी टाइम बाद तक भी एबट और फिट्जपैट्रिक की वेब आइडेंटिफिकेशन को ऑफिशियली कंफर्म क्यों नहीं किया? पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। हाँ, ये बात तो है। पुलिस चुप क्यों है? क्या उनके DNA रिजल्ट्स मैच नहीं करते? कौन जाने। कुछ एक्सपर्ट्स ने है DNA की रिलायबिलिटी पर भी सवाल उठाए हैं, खासकर जब वो इतना पुराना और डिग्रेडेड हो। और जिस इम्प्यूटेशन मेथड से DNA गैप्स भरे गए, उसे कुछ लोग कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मानते। अच्छा। और एक और बात, अगर वो कार्ल वेब था तो 1948-49 में जब उसकी फोटोज पूरे ऑस्ट्रेलिया में पब्लिश हुई थी, तो मेलबर्न में रह रहे उसके 5 भाई बहन ने उसे पहचाना क्यों नहीं? एग्जैक्टली। ये कैसे मुमकिन है कि पूरा परिवार अपने भाई को ना पहचान पाए, जबकि ये चेहरा तो काफी मिलता जुलता बताया गया है। बहुत अजीब है। और वो 18 महीने
अप्रैल 1947 से नवंबर 1948 तक वो कहाँ था, क्या कर रहा था? ये भी एक बड़ा सवाल है। एडिलेड आने का असली मोटिव क्या था? अगर वो अपनी पत्नी को ढूंढने ब्यूट चाह रहा था, तो सॉमरटन बीच पर उस शाम क्या कर रहा था? और सबसे इंपॉर्टेंट, जेसिका थॉम्सन का कनेक्शन। हाँ, अगर वो कार्ल वेब था, तो जेसिका की किताब में उसका नंबर कैसे पहुंचा? कास्ट देखकर जेसिका का वो रिएक्शन क्यों था? डीएनए से ये तो पता चला कि वेब जेसिका के बेटे रॉबिन का बाप नहीं था, लेकिन उनके बीच क्या कनेक्शन था? क्या जेसिका वेब को किसी और वजह से जानती थी? और मौत का कारण, अगर वो सुसाइड था तो कौन सा जहर, अगर मर्डर तो किसने किया और क्यों? और वो कोड, अगर वेब सिर्फ घुड़सवारी का शौकीन था या कविता लिखता था, तो कोड इतना मुश्किल क्यों है कि 70 साल में कोई डिकोड नहीं कर पाया? क्या इसका कोई गहरा मतलब था जो अभी तक सामने नहीं आया? बाप रे, मतलब कार्ल वेब की पहचान ने मिस्ट्री को सुलझाने के बजाय शायद और उलझा दिया है। बिल्कुल। पहले ये एक अनजान आदमी की रहस्यमयी मौत की कहानी थी। अब ये एक जाने पहचाने आदमी की कहानी है जो 18 महीने गायब रहने के बाद अपने घर से दूर एक बीच पर अजीब हालत में मरा हुआ मिलता है, जिसके परिवार ने उसे पहचाना नहीं और जिसका कनेक्शन एक ऐसी औरत से था जो शायद सब कुछ जानती थी पर राज अपने साथ ही ले गई। तो सॉमरटन मैन या शायद कार्ल वेब की दास्तान आज भी उतनी ही मिस्टीरियस है, शायद पहले से भी ज्यादा। एक नाम मिल गया है पर जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल खड़े हो गए। हर सुलझावा धागा एक नई उलझन पैदा कर देता है। बिल्कुल। क्या साउथ ऑस्ट्रेलियन पुलिस के ऑफिशियल डीएनए रिजल्ट्स कभी इस कहानी को एक कंक्लूसिव एंड देंगे, या फिर वो भी एक नया चैप्टर शुरू करेंगे? और जेसिका थॉम्सन अपने साथ कौन सा राज लेकर चली गई, ये शायद हम कभी ना जान पाएं। ये केस वाकई में एक याद दिलाता है कि कभी-कभी हकीकत अफसानों से भी ज्यादा अजीब और पेचीदा हो सकती है। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.